प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि वह विधि है जिसमें किसी तथ्य, नियम, सिद्धांत, संरचना अथवा कार्य प्रणाली को दृश्य रूप में स्पष्ट किया जाता है। अर्थात इस विधि में किसी वैज्ञानिक घटनाओं को दृश्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह विधि व्यवहारिक एवं प्रभावशाली, जिसमें मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है, जिसे विज्ञान की जटिल विषय वस्तु का सरलता से बोध कर सकते हैं। अपने देश के कुल स्कूलों की परिस्थितियों को देखते हुए गणित विज्ञान अध्यापन की यह सबसे अधिक व्यवहारिक एवं उपयोगी विधि है। प्रदर्शन विधि के सोपान। प्रदर्शन विधि के सोपान है: अध्यापक द्वारा तैयारी एवं योजना बनाना, पाठ की प्रस्तावना करना, पाठ का प्रस्तुतिकरण करना, प्रयोग का प्रदर्शन करना, शाम पठ कार्य तथा सारांश, कक्षा का निरीक्षण एवं मुख्य बिंदुओं का आलेखन, प्रदर्शन मूल्यांकन, प्रयोग के प्रदर्शन के पद। अध्यापक द्वारा तैयारी एवं योजना बनाना, पाठ की प्रस्तावना करना, पाठ का प्रस्तुतिकरण करना, प्रदर्शन विधि के सोपान है ये। अध्यापक द्वारा तैयारी एवं योजना बनाना, पाठ की प्रस्तावना करना, पाठ का प्रस्तुतिकरण करना, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, प्रयोग का प्रदर्शन, शाम पठ कार्य तथा सारांश, कक्षा का निरीक्षण एवं मुख्य बिंदुओं का आलेखन, प्रदर्शन का मूल्यांकन। प्रदर्शन विधि के गुण। कम उपकरणों की आवश्यकता के कारण कम खर्चीली होती है। प्रदर्शन एवं प्रयोग से कक्षा का वातावरण सक्रिय बना रहता है तथा शिक्षण रुचिकर एवं प्रभावशाली हो जाता है। इसमें विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं। यह विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें छात्रों के दृश्य एवं श्रव्य दोनों इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। इसमें सीखा हुआ ज्ञान स्पष्ट एवं स्थायी होता है। इससे छात्रों में सोचने, समझने तथा अवलोकन, निरीक्षण करने की रचनात्मक योग्यता तथा मानसिक शक्तियों का विकास होता है तथा साथ ही छात्रों को इससे अभिप्रेरणा मिलती है एवं उनकी जिज्ञासाओं को संतुष्टि होती है। वैज्ञानिक नियमों, सिद्धांतों एवं सूत्रों को सरलता से सीखा जा सकता है तथा इससे प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी तथा स्पष्ट होता है। इसमें प्रयोगशाला विधि के समय कम लगता है। शिक्षक को अपने शिक्षण की गति बनाए रखने में सहायता मिलती है। इस विधि से अध्यापक के कार्यों में सहायता मिलती है। प्रदर्शन विधि के दोष सीमाएं। इस विधि में छात्रों के अप्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होते हैं, क्योंकि छात्रों को स्वयं प्रयोग करने का अवसर नहीं मिल पाता है। अर्थात यह करके सीखने के सिद्धांत की अपेक्षा करती है एवं सुनो, देखो एवं समझो के सिद्धांत पर आधारित होती है। प्रदर्शन विधि सुनो, देखो एवं समझो पर आधारित होती है। छात्रों के प्रयोगात्मक कुशलताओं की अपेक्षा विकास नहीं हो पाता है। तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अपेक्षित विकास नहीं हो पाता है। ज़्यादा बड़े समूह में प्रदर्शन अधिक प्रभावशाली नहीं होता है। अतः इस विधि में सफलतापूर्वक कक्षा के लिए विद्यार्थियों की संख्या कम होनी चाहिए। लाभ क्या क्या थे? प्रदर्शन विधि के गुण। कम उपकरणों की आवश्यकता के कारण कम खर्चीली होती है। प्रदर्शन एक प्रयोग कक्षा का वातावरण सक्रिय बना रहता है। शिक्षण रुचिकर प्रभावशाली हो जाता है। इसमें विद्यार्थी दोनों सक्रिय होते हैं। शिक्षक यह विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें छात्रों को दृश्य एवं श्रव्य दोनों इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। इससे सीखा हुआ ज्ञान स्पष्ट एवं स्थायी होता है। प्रदर्शन विधि छात्रों में सोचने, समझने और अवलोकन करने, रचनात्मक योग्यता और मानसिक शक्तियों का विकास होता है तथा साथ ही छात्रों को इससे अभिप्रेरणा मिलती है, उनकी जिज्ञासाओं की संतुष्टि होती है। वैज्ञानिक नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों को सरलता से सीखा जा सकता है। इससे प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी तथा स्पष्ट होता है। इसमें प्रयोगशाला विधि से समय कम लगता है तथा शिक्षक को अपने शिक्षण की गति बनाए रखने में सहायता मिलती है। इससे विधि में अध्यापक के कार्यों में सहायता मिलती है। अगली आती है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि प्रदर्शन विधि का मिला जुला रूप है, जिसमें कमियों को दूर किया जा सकता है। इस विधि में शिक्षक विषय वस्तु के सैद्धांतिक पक्ष को व्याख्यान
द्वारा व्याख्यान विधि द्वारा स्पष्ट करता है। व्यवहारिक एवं जटिल विषय वस्तु का स्पष्टीकरण के लिए प्रयोग या प्रदर्शन करने में सहायता लेता है। इससे छात्र अध्यापक सक्रिय रहने के कारण व्याख्यान विधि की तरह एक मार्गीय वन वे विधि नहीं है। व्याख्यान प्रदर्शन विधि है ये। सामूहिक वाद विवाद विधि, इसे सामूहिक परिचर्चा, सामूहिक विचार विमर्श या गोष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में सामूहिक परिचर्चा अर्थात विद्यार्थियों तथा शिक्षक के मध्य होने वाले पारंपरिक वाद विवाद एवं विचारों के आदान प्रदान को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य आधार बनाने का प्रयत्न किया जाता है। विचार विमर्श कोई व्यर्थ का वाद विवाद या समूह के व्यक्तियों द्वारा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के औचित्य से किया जाने वाला तर्क वितर्क न होकर यह एक शिष्ट व तार्किक एवं ज्ञान युक्त विचारों का आदान प्रदान है, जो कि सुनियोजित रूप से किसी प्रकरण या समस्या से संबंधित सभी पक्षों का निष्कर्ष प्राप्त करने या समाधान ढूंढने के उद्देश्य से किया जाता है। विचार विमर्श के पद, विषय का चयन, विचार विमर्श हेतु तैयारी, विचार विमर्श का संचालन क्रियान्वयन, विचार विमर्श का मूल्यांकन। विचार विमर्श के पद, विषय का चयन, विचार विमर्श हेतु तैयारी, विचार विमर्श का संचालन क्रियान्वयन, विचार विमर्श का मूल्यांकन। वाद विवाद विधि के रूप, विद्यालय में सामान्यतः इस विधि के निम्नलिखित रूप प्रयोग में लाए जाते हैं: अनौपचारिक वाद विवाद, औपचारिक वाद विवाद, अनौपचारिक वाद विवाद, औपचारिक वाद विवाद। अनौपचारिक वाद विवाद, इसके संचालन के लिए किन्हीं निर्धारित नियमों या किसी पूर्व निर्धारित पद्धति की आवश्यकता नहीं है। इसमें वाद विवाद में भाग लेने वाले सभी किसी प्रकरण या समस्या पर स्वतंत्र रूप से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सामान्यतः इस वाद विवाद में शिक्षक की भूमिका नेतृत्वकर्ता की होती है। नेता के रूप में शिक्षक के दायित्व निम्न होते हैं: छात्रों को सहयोग प्रदान करना, वाद विवाद का संचालन करके उससे गतिशील बनाए रखना, छात्रों को विचार प्रस्तुत करने एवं सीखने हेतु प्रेरित करना, छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान के मूल्यांकन में सहायता करना। औपचारिक वाद विवाद, इसमें पूर्व निर्धारित नियमों व पद्धति द्वारा वाद विवाद का संचालन विविध रूप में किया जाता है। इस प्रकार वाद विवाद में छात्र में से सभापति, मंत्री व अन्य पदाधिकारी चुनते हैं। वाद विवाद में भाग लेने वाले छात्र इन पदाधिकारियों के निर्देशन में कार्य करते हैं। इसमें शिक्षक एक साधारण सदस्य के रूप में होता है। औपचारिक वाद विवाद के प्रचलित रूप निम्नलिखित है: पैनल चर्चा और परिसंवाद या परिचर्चा। जब छात्रों की संख्या अधिक हो तो इसमें पैनल के जैसे ही चुने हुए छात्र 4 से 8 किसी विषय पर या समस्या पर संक्षेप में सारगर्भित रूप से विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। विचार प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया के बाद सभी छात्रों से प्रश्न आमंत्रित किए जाते हैं, जिनका उत्तर चुने हुए छात्रों द्वारा दिया जाता है। जहां कहीं भी आवश्यकता होती है, शिक्षक उपयुक्त उत्तर देने में प्रयोग देता है, अतः समस्त कार्यवाही का समाहार करता है। कार्यगोष्ठी विधि, यह भी वाद विवाद की विधि का एक विस्तारित रूप है, जिसमें समूह के सदस्य केवल विचार विमर्श ही नहीं करते, अपितु सामूहिक रूप से किसी रचनात्मक कार्य में भाग लेते हैं। वाद विवाद में जहाँ विचार पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, वहीं कार्यगोष्ठी में कार्य पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। वाद विवाद के गुण, इसमें समूह के नेतृत्व का अवसर मिलता है, जिसे यह छात्रों के नेतृत्व की क्षमता में विकास में सहायक होता है। मिलजुल कर कार्य करने की परंपरा में सहयोग की भावना का विकास होता है। वाद विवाद द्वारा विद्यार्थी सामूहिक रूप से निर्णय करना सीखते हैं। इसमें छात्र अपने भावों विचारों को सुव्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करना सीखते हैं। इसमें छात्रों के तर्क शक्ति,
आलोचनात्मक चिंतन एवं मानसिक शक्तियों का विकास होता है। इसमें विद्यार्थियों में स्वाध्याय एवं स्वतंत्र अध्ययन करने की आदत का विकास होता है। वे विषय सामग्री का चयन एवं संगठन करना सीखते हैं। यह छात्रों को क्रियाशील बनाए रखती है। दोष: बोलने में दक्ष विद्यार्थी वाद विवाद में प्रभुसत्ता बना लेते हैं, जिसमें शर्मीले एवं मंद बुद्धि वाले विद्यार्थियों हेतु बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है। कई बार निरर्थक वाद विवाद हो जाने पर श्रम और समय का अपव्यय होता है। वाद विवाद का कुशलतापूर्वक संचालन करने के लिए कुशल अध्यापकों की आवश्यकता होती है, परंतु ऐसे अध्यापक बहुत कम हैं। इसके द्वारा संपूर्ण विषय वस्तु का शिक्षण संभव नहीं है। यह विधि मुख्य रूप से उच्च कक्षाओं के लिए ही अधिक उचित होती है। छोटे स्तर की कक्षाओं का अनुभव, मानसिक स्तर व अभिव्यक्ति स्तर इस तरह के नहीं होते हैं, जिससे यह विधि प्रभावी नहीं होती है। अधिविन्यास विधि: यह विधि प्रदर्शन एवं प्रयोगशाला विधि का समन्वय है। इसमें दोनों विधियों के दोषों को कुछ सीमा तक समाप्त करके सैद्धांतिक एवं क्रियात्मक दोनों प्रकार की पढ़ाई साथ साथ चलाई जाती है। इस विधि के प्रवर्तक मिस हेलन पार्कहर्स्ट। इस विधि को डाल्टन के नाम से भी जाना जाता है। कार्यप्रणाली: संपूर्ण पाठ्य सामग्री को वर्ष भर के समय के छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाता है। इन छोटे भागों को अधिन्यास के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक अधिन्यास को विद्यार्थी को तय समय में पूरा करना होता है। एक असाइनमेंट पूरा करने पर ही अलग असाइनमेंट दिया जाता है। समय के पहले असाइनमेंट पूरा करने पर उन्हें दूसरे असाइनमेंट पर कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। असाइनमेंट में विद्यार्थी को क्या क्या करना है, कैसे करना है, इससे संबंधित सभी आवश्यक निर्देश और सुझाव लिख कर दिए जाते हैं। प्रत्येक असाइनमेंट के 2 भाग होते हैं। तैयारी प्रिपरेशन: यह प्रिपरेशन से संबंधित है। इसमें प्रकरण को पढ़कर उसे अच्छी तरह से परिचय करवाया जाता है। क्रियात्मक भाग: इसमें प्रयोगशाला के प्रयोगात्मक कार्य किए जाते हैं। विद्यार्थी अध्यापक से परामर्श लेने और कठिनाई को हल करवाने में स्वतंत्र होता है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थी की प्रगति से परिचित होने के उनके कार्यों का लेखा जोखा रखा जाता है। इस विधि में विद्यार्थी की व्यक्तिगत भिन्नताओं, रुचियों, योग्यताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। उन्हें अपनी योग्यता, रुचि के अनुसार कार्य करने का पूरा अवसर दिया जाता है। विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व, स्वाध्याय, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास आदि अच्छे गुणों एवं आदतों का विकास होता है। इसमें अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को असाइनमेंट देने के साथ साथ वह व्यक्तिगत रूप से उनके कार्यों की देखभाल करता है तथा आवश्यकता अनुसार समय समय पर उचित परामर्श एवं सहायता प्रदान करते हैं। एक पथ प्रदर्शक एवं सहयोगी के रूप में कार्य करता है। इससे अच्छे एवं मधुर गुरु शिष्य संबंधों का विकास होता है। ये थी अधिन्यास असाइनमेंट मेथड। इसमें असाइनमेंट मेथड में अध्यापक विद्यार्थियों की प्रगति का लेखा जोखा रखता है तथा विद्यार्थियों की प्रगति का सही ज्ञान होने पर उनका उचित वर्गीकरण करता है एवं प्रतिभा प्रोत्साहन करने में सफल हो पाता है। रुचिकर कार्य करने के उत्तरदायित्व की भावना आने पर अनुशासनहीनता की समस्या समाप्त हो जाती है। क्रियात्मक कार्यों को उचित महत्व मिलता है, जिससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। विद्यार्थी अलग अलग असाइनमेंट का कार्य करते हैं, अतः प्रयोग संबंधी उपकरणों की कम संख्या से भी काम चल सकता है। असाइनमेंट मेथड का दोष क्या है? यह सभी विद्यार्थियों हेतु उपयुक्त नहीं है। यह तभी सफल हो पाती है जब विद्यार्थी अपने उत्तरदायित्व को समझकर अपना कार्य नियमित रूप से करे, तभी वह अपने प्रयत्नों के बिना औपचारिक पढ़ाई के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो पाता है। इसके बिना संपूर्ण स्वतंत्रता देना विद्यार्थियों की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर देता है। ऐसे में औपचारिक रूप में पढ़ाना एवं पहले अध्यापक द्वारा स्वयं बताना आवश्यक हो जाता है। पूर्ण स्वतंत्रता देने पर नकल करने की आशंका बनी रहती है। नकल करने से इस विधि का वास्तविक उद्देश्य समाप्त हो जाता है। अध्यापक को इस विधि में बहुत कार्य करना पड़ता है। अधिन्यास करना
तैयार करना, विद्यार्थियों के कार्यों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करते रहना, उन्हें व्यक्तिगत रूप से उचित निर्देशन, परामर्श एवं सहायता देना आदि कार्य करने हेतु अध्यापकों को विस्तृत अध्ययन, कार्यकुशल, कठिन परिश्रम तथा पूर्ण कार्य रुचि एवं उत्साह की आवश्यकता होती है। प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि हेतु संसाधनों की आवश्यकता के कारण कम खर्चीली विधि है। वर्तमान परिस्थितियों में अनुपयुक्त, क्योंकि इसमें कुछ व्यवहारिक समस्याएं आती हैं। इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं है। अनुभवी एवं कार्यकुशल प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव है। कक्षा में विद्यार्थी की अधिक संख्या के कारण व्यक्तिगत ध्यान देना संभव नहीं हो पाता है। विस्तृत पाठ्यक्रम होने के कारण इस विधि द्वारा पढ़ाकर समाप्त करना कठिन हो जाता है। पर वर्तमान परीक्षा प्रणाली में इस विधि का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अगली विधि है वैज्ञानिक विधि, जो पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।